ये वीडियो देखकर हर भारतीय को चिंतित होना चाहिए और बहुत कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसकी इस समय टैक्सीवे टेस्टिंग हो रही है। टैक्सीवे का मतलब होता है कि एक लड़ाकू विमान जब अपने हैंगर से रनवे तक जाता है और वहां से उड़ान भरता है, उड़ान भरने के बाद जब वो फिर उतरता है रनवे पर, तो वहां से जब वो हैंगर में वापस जाता है तो इसे टैक्सीवे कहा जाता है। यानी कि हैंगर से रनवे तक के बीच की जब दूरी तय की जाती है वो टैक्सीवे है, और इसी की टेस्टिंग इस समय की जा रही है। और चिंता की बात क्यों है? क्योंकि ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान बहुत ही जल्द आपको पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तुर्की का कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और आपको याद होगा, अब से कुछ ही महीने पहले तुर्की ने इसकी फ्लाइंग टेस्ट भी करी थी, यानी कि इसे पहली बार उड़ाया भी था। लेकिन इस बार इसकी एडवांस टेस्टिंग की जा रही है, जैसे कि टैक्सीवे, इसके स्टेल्थ एंगल्स, इसके स्टेल्थनेस, कोटिंग स्टेल्थ की, इन सब चीजों की अब टेस्टिंग की जा रही है। और आने वाले हफ्तों में रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रडार टेस्टिंग भी होगी, यानी कि इसे उड़ाएगा तुर्की और रडार के खिलाफ टेस्ट करेगा कि ये किस हद तक स्टेल्थनेस अपनी बरकरार रख पाता है, वो भी एडवांस रडार के सामने। और हमारे लिए दिक्कत की बात ये है कि अभी तक जितनी भी इसकी टेस्टिंग हुई है, हर जगह इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कहीं भी इसका कोई भी टेस्ट विफल नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी समस्या की बात ये है कि पूरी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जो इसके स्टेल्थनेस के टेस्ट होंगे उसमें भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से अमेरिका के F-35 की कॉपी है। दरअसल जिन्हें नहीं पता, 2018 तक तुर्की भी F-35 प्रोग्राम में शामिल था और अमेरिका के साथ मिलकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करता था, उसके कई हिस्सों की। उसके बाद 2018 में तुर्की अमेरिका के बीच विवाद हुआ तो तुर्की को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन तब तक तुर्की के पास F-35 की काफी हद तक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, खास करके जो आउटर बॉडी शेल होता है, स्टेल्थ कोटिंग होती है, उसकी काफी हद तक टेक्नोलॉजी थी। उसी के इस्तेमाल से इन्होंने अपना कान स्टेल्थ तैयार किया है, और वो भी भारत से काफी पहले। भारत जो कि इससे भी पहले एमका बनाना शुरू कर चुका था, अभी भी हम उसके ग्राउंड टेस्टिंग फेज में हैं। अभी तक भी हम उसकी फ्लाइंग टेस्ट नहीं कर पाए, तुर्की ने हमसे पहले कर दिया। यहाँ तक कि तुर्की तो इस समय पाकिस्तान और मलेशिया के साथ डील करने को लेकर बातचीत भी कर रहा है, जहाँ पर वो दोनों देशों को ये लड़ाकू विमान देगा, वो भी उसी वक्त जब वो खुद अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। यानी कि जिस दिन तुर्की की वायुसेना को कान मिलेगा, पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान और मलेशिया को भी उसी दिन ये लड़ाकू विमान मिल जाए, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार, जब ये इतना ही अच्छा लड़ाकू विमान है तो फिर ये अमेरिका से F-35 क्यों खरीद रहे हैं? और बात आपकी सही है भाई, ये लोग इतने डेस्परेट हैं इस समय F-35 खरीदने के लिए कि अपना S-400A डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका के खिलाफ जाकर उनसे लड़ झगड़ कर 2018 में इन्होंने रूस से लिया था, जिसके चलते कई प्रतिबंध भी तुर्की पर लगा दिए थे अमेरिका ने, उस S-400 को इन्होंने यूएई को बेच दिया। और अब उसके बदले इन्हें F-35 मिलेगा अमेरिका से। तो जब ये इनका लड़ाकू विमान खुद का इतना अच्छा है तो फिर ये F-35 क्यों खरीद रहे हैं? तो यही आपको तुर्की की चाल समझनी पड़ेगी। देखिए, तुर्की भी वही मात खा रहा है जहाँ पर भारत ने मात खाई थी, इंजन। तुर्की के पास फिलहाल खुद का इंजन नहीं है, लेकिन हाँ, ये लोग डेवलप कर रहे हैं, जो कि इस समय टेस्टिंग फेज में है। लेकिन 2032 तक ही वो प्रोडक्शन लाइन में आ पाएगा, यानी कि अभी कम से कम 6 साल इंतजार इन्हें करने की जरूरत है। लेकिन इन 6 सालों तक तुर्की इंतजार नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि इस समय जल्द से जल्द उनका कान लड़ाकू विमान उड़ान भरे, लेकिन उसके लिए चाहिए स्टेल्थ इंजन। और एक असली स्टेल्थ इंजन इस समय सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन अमेरिका ने लगा रखे हैं कई तरीके के प्रतिबंध 2018 से ही, जब इन्होंने F-35 को छोड़ा था और S-400 खरीदा था। इसीलिए ये सिर्फ अपने आप के ऊपर से प्रतिबंध हटाना चाहते हैं। वो तभी हटेगा जब ये दोबारा F-35 प्रोग्राम में शामिल होंगे, कुछ संख्या में F-35 खरीदेंगे अमेरिका से, और उसके बाद अमेरिका इन्हें एक स्टेल्थ इंजन सप्लाई करना शुरू कर देगा, जिसके बाद ये शुरुआती 100-150
सुखोकान स्टेल्थ लड़ाकू विमान उसी इंजन के साथ बनाएंगे। फिर उसके बाद 2032 तक इनका खुद का इंजन आ जाएगा, तब ये उसके साथ अपना कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान का सेकंड वेरिएंट निकालेंगे। और आपको मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन इससे हमें शर्म आनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तुर्की, जिसकी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में कोलैप्स कर चुकी है, जिसकी जो करेंसी है ना, वो पिछले 10 सालों में $1 के सामने 7 लीरा आपको मिलते थे। लीरा तुर्की का रुपया है, जैसे भारत में रुपया चलता है। तो पहले 2016 में $1 के बदले आपको 6 लीरा मिल जाया करते थे, 7। इस तरीके से एक्सचेंज रेट रहता था। आज वो लीरा लगभग 50 को पार करने वाला है, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा बदतर करेंसी बन चुका है। उसके बावजूद ये देश एक स्टेल्थ हथियार तैयार करने में सफल हुआ है। कारण साफ है, एक्सट्रीम प्राइवेटाइजेशन। आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पर भी पहले तुर्की में सारी डिफेंस कंपनियां सरकारी हुआ करती थी। फिर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने 2018 में एक तगड़ा काम किया। उन्होंने जितनी भी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दी। हुआ क्या, जितने भी प्राइवेट कंपनियां उन्हें खरीद रही थी, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे लाइन लगाकर सबको फायर कर दिया, यानी कि सबको नौकरी से निकाल दिया। और जो यूथ था देश का, जो बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखता था, यूरोप में काम कर रहे थे, अमेरिका में काम कर रहे थे, उन्हें बुलाया गया, उनसे काम करवाया गया। नतीजा देखिए, मुश्किल से 8 साल इन्हें लगे, पूरी डिफेंस इंडस्ट्री इनकी रेवोल्यूशनाइज हो गई। हालांकि उस समय 2018 में अर्दोगान के इस फैसले को लेकर बहुत प्रदर्शन हुए, देश भर में हड़ताल हो गई थी सरकारी कर्मचारियों की। पुलिस वाले भी नौकरियां छोड़ने को तैयार थे कि ये तो पुलिस को भी प्राइवेट कर देंगे। लेकिन उस समय सरकार नहीं झुकी, अपने फैसले पर अडिग रही, और उसका नतीजा आज देख सकते हैं आप लोग। इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, सिर्फ इसे प्राइवेट किया गया था, यही आज सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है तुर्की के अंदर। और ऐसा नहीं कि इन्होंने अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन किया था, हर कंपनी में आज भी तुर्की की जो सरकार है उसका कुछ स्टेक रहता है, 25-30% आज भी हिस्सेदारी है। वो इसलिए ताकि इन कंपनियों पर निगरानी भी रखी जा सके, इनके बोर्ड मेंबर में सरकारी लोग भी हों, ताकि वो नियंत्रण बनाए रखे, ये कोई दुश्मन को कॉन्फिडेंशियल चीज ना बेच दे। इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल अब भी रखा जाता है। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, किन लोगों को हायर करना है, किन्हें फायर करना है, ये पूरा काम होता है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। और इसीलिए वो लोग बेस्ट टैलेंट हायर करते हैं, जो सबसे अच्छा टैलेंट है देश का। और इतना ही नहीं, विदेशों से भी लोग बुलाते हैं उन्हें अच्छी सैलरी देकर। और नतीजा तुर्की आपको सामने दे रहा है। भले हमारा दुश्मन है, भले हम तुर्की को पसंद ना करें, लेकिन जब कोई देश अच्छा काम करता है, भले वो आपको दुश्मन हो, आपको उससे सीखना चाहिए। और इसीलिए भारत में दरकार ये है कि भले ही हम बाकी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट ना करें, लेकिन कम से कम जो डिफेंस कंपनियां हैं, यहाँ पर तो प्राइवेटाइजेशन बड़े मास लेवल पर शुरू होना चाहिए। तभी भारत एक डिफेंस किंग बनेगा। याद रखिए, जिस देश का डिफेंस मजबूत होता है वही इकोनॉमिक पावर हाउस बनता है, वही अपने हित सुरक्षित कर पाता है। भारत को इसकी सबसे तगड़ी दरकार है।